See, equivalent concept and titration. Equivalent concept, we have some whenever we have some number of electron transferred during the change, that is redox reaction, then such kind of terms come into picture. Maximum of the time ऐसा नहीं है कि हम इक्विवेलेंट वेट दूसरे सब्सटेंस का डिफाइन नहीं कर सकते जब रिडॉक्स रिएक्शन ना हो रहा, तब भी कर सकते हैं, बट मैक्सिमम जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हम करते हैं तब ये टर्म पिक्चर में आता है। और टाइट्रेशन, क्या टाइट्रेशन हमने इसके पहले कहीं पे डिफाइन किया है क्या? आयोडीन में कुछ टाइट्रेशन हमने पढ़ा है क्या? पढ़ा है नहीं पढ़ा है बोलो? Am I audible? पढ़ा है सर। ठीक है, तो टाइट्रेशन इट इज अ मेथड टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ एन अननोन सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ सम नोन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। वहां पर शायद हमने एसिड बेस टाइट्रेशन डिटेल में देखा होगा। इन दिस चैप्टर वी नीड टू लुक फॉर redox titration in which redox reaction takes place. Yeah? Okay, कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं। पहला टर्म एन फैक्टर, वही सारे टर्म जो ऑलरेडी हमने अभी लिखे हैं इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी। कौन डिफाइन करेगा एन फैक्टर? जल्दी से डिफाइन करो एन फैक्टर क्या होगा। एन फैक्टर इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो। Transferred by 1 mole of substance. It is the number of electron transferred by one molecule of the substance or number of moles of electron transferred by 1 mole of a substance. It is the number of moles of electrons transferred by 1 mole of a substance. और यहां पे तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हो तो 1 मॉलिक्यूल आ जाएगा, यहां पे मोल्स ले रहे हो तो यहां पे मोल आ जाएगा। और इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बाय 1 molecule of a substance. Is that okay? Yes, sir. Equivalent weight denoted by E. What is the relation between equivalent weight and molar weight? क्या रिलेशन था? Molar weight by n factor. Equivalent weight. So equivalent weight is molar weight upon n factor. E equal to m by n factor. N factor, valency factor, both are same.
लिखना है ना सभी को वापस से, वहां पे लिखा हुआ है बट फिर से लिख लेना। हो गया फर्स्ट वाला कॉपी इन फैक्टर? यस सर। जैसे नंबर ऑफ मोल्स होता है मोलार वेट, वेट इन ग्राम अपॉन मोलार वेट, सिमिलरली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और यदि किसी ने बोला नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमारे पास 5 है, इसका मीनिंग ये होगा हमारे पास उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का व्हिच कैन ट्रांसफर 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आर 7.5, that means we have that amount of substance which can transfer 7.5 moles of electron, right? Is that okay? What is the number of equivalent weight upon equivalent weight? Equivalent weight को लिखा molar weight upon n factor, weight by molar weight can be written as number of moles, ठीक है? और उसके बाद और भी कुछ फॉर्मूले, नंबर ऑफ मोल्स को, चलो वो मैं सेकंड जब नॉर्मलिटी डिफाइन करूंगा तब लिखता हूँ कुछ फॉर्मूले। और जैसे मोलारिटी होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सो सिर्फ मोल्स की जगह इक्विवेलेंट आ जाएगा। नंबर ऑफ, हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोले, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोले, बोथ आर सेम थिंग। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट per liter of solution। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, सो नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो ये दोनों मिलके हो जाएंगे मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। सो नॉर्मलिटी इज मोलारिटी इनटू n फैक्टर। ये भी हमने डिराइव किया था क्या पहले? क्या जितना भी अभी बोर्ड पे लिखा है ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किया था?
आयुष, sir. अनुज, Yes, sir. Yes, sir. हो गया क्या कॉपी? अभी सब कुछ वही चल रहा है जो ऑलरेडी हमने एक बार किया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बट डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली ये सारे टर्म्स यूज आएंगे, इसलिए मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या हमने ये भी लिखा था इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सॉल्ट Ax dy इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ B? लिखा था क्या हमने पहले ये? Yes, sir. और इसको एक्सप्लेन भी किया होगा एक एग्जांपल लेकर Al2O3 वाला, राइट? ये हाँ सर. Equivalent volume, molar volume at STP upon n factor. आज बहुत ज्यादा मतलब जो बेसिक टर्म्स वगैरह वो होंगी, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होमवर्क होगा, तुम आयोनिक रिवाइज कर सकते हो और उसके क्वेश्चंस वगैरह भी प्रैक्टिस कर सकते हो ना नेक्स्ट वीक तक। नेक्स्ट वीक से फिर डेफिनेटली थोड़ा सा होमवर्क इसका भी आने लगेगा।
संडे को टेस्ट का तुम्हें मिल गया है ना यस सर। सिलेबस? क्या क्या था उसमें 11th का? आयोनिक और थर्मोडायनेमिक्स। मोल मोल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोऑर्डिनेशन, सॉलिड स्टेट, आयोनिक, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तो अच्छा है, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आयोनिक तुम अभी कर लोगे प्रैक्टिस, तो 11 के जो दो हैवी चैप्टर है वो तो हो ही गए। मेंस पैटर्न है ना, एडवांस पैटर्न है। n factor, we can have 3-4 different cases. N factor, number of H plus or OH minus involved in the reaction per molecule. If reaction is not given, then we need to report maximum H plus and OH minus which can be involved. जितना involvement हो सकता है। यदि reaction दिया तो फिर check कर लो, नहीं दिया है तो फिर उसके according जो भी maximum होगा। Example यहाँ पे भी reaction नहीं दिया है, maximum 1H plus, 2H plus, 3H plus, 1OH minus, 2OH minus, clear? But let's say if reaction is given in this manner, H2SO4 plus NaOH giving NaHSO4, मुझे बताओ यहां पर H2SO4 का इनफैक्टर कितना आएगा इस रिएक्शन में? कितना आएगा फर्स्ट रिएक्शन में? 1 और सेकंड रिएक्शन में 2 2। सो यदि रिएक्शन दिया है तो रिएक्शन देख के जज करना है। इफ नॉट गिवन वी नीड टू रिपोर्ट मैक्सिमम। इज दैट ओके? क्या इतना हमें समझ में आता है? So n factor 1 and 1, n factor 2 and 1. अगेन ये चैप्टर छोटा सा है, थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, फोकस करना, कंसंट्रेट करना, इजी फिर समझ में आने लगेगा वो। और जहां पे थोड़ा रेडॉक्स रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट आता है थोड़ा सा ट्रिकी हो ही जाता है। अच्छा, इसमें कुछ केसेस और बचे हैं। एन फैक्टर तुम्हें बताना है H3PO3, H3PO2, H3BO3, इनके एन फैक्टर बताओ क्या है तीनों एसिड के। What is the n factor for these three acids? 3 3 3 3 तीनों के पक्का? 3 2 1 सेकंड के 2 Answer is Second. 2 1 1. Answer is 2 1 and 1.
only those hydrogens are acidic hydrogen can be removed in the form of H plus which are attached with oxygen directly. The hydrogen which attaches with the central atom is basically non-acidic hydrogen. It is reducing hydrogen. ये acidic hydrogen में count होगा और ये count होता है reducing hydrogen. Clear? ये H plus के फॉर्म में रिमूव नहीं होगा. क्या इतना समझ में आता है हमें? H3PO4 का इनफैक्टर 3, H3PO3 का 2, H3PO2 का 1. अब इसका 1 क्यों है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा, 2 हाइड्रोजन अटैच डायरेक्टली विद द सेंट्रल एटम. सिर्फ एक एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पर जो H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेंगे. ये दोनों रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है. पढ़ा ऐसा पहले कहीं हमने? BIN कहीं पढ़ा है? कहां पर? BIN IN. अब बात करें H3BO3 की. So H3BO3 will not lose H plus ion. ये तो पानी में डिसॉल्व होकर BOH4 माइनस बनाता है और वाटर से एक H plus रिमूव करवाता है. So it can create one H plus ion in the water. It is monobasic Lewis acid. So इस एसिड का इनफैक्टर क्या होगा? जितने H plus से रिमूव करवा पा रहा है. Is that okay? Yes, sir. And factor total charge on cation or anion per molecule. Example: salt NaCl, Na2SO4, oxide Al2O3, Ba3PO4 whole twice, AFO. Total charge on cation or anion +1 -1 +2. Total charge on cation per molecule. एक सोडियम पे +1 चार्ज है बट टोटल चार्ज की बात करेंगे. क्लियर? सो यहाँ पर +2 is the total charge on cation, -2 is the total charge. डेफिनेटली दोनों का इक्वल होना ही है, न्यूट्रल है. 6 6 2. Is that okay? Yes, sir. This is the most useful calculation of n factor in this chapter for redox reaction, जिससे mainly हम deal कर रहे होंगे. N factor change in oxidation state per molecule. ध्यान रखना, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल आएगा. जब भी रेडॉक्स रिएक्शन होगा, जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है, बजाय इसके एक काम करो, टोटल चेंज करो. वो बेटर वर्ड होगा, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल.
जैसे मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, N2 गिविंग NH3, ये हाफ रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, 0 से -3, सो n फैक्टर फॉर N2, चेंज कितना है 3 का, कितने नाइट्रोजन है 2 नाइट्रोजन पर मॉलिक्यूल, सो इसका n फैक्टर 6 और इसका n फैक्टर 3। इसका 3 क्यों है, नाइट्रोजन का चेंज है -3 से 0, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, 3 का चेंज पर मॉलिक्यूल 1 नाइट्रोजन एटम, पर मॉलिक्यूल 2 नाइट्रोजन एटम। क्या इतना समझ में आता है हमें अमोघ, आयुष, अनुरूप, हाँ सर। यस सर। भार्गव, हर्ष, केशवी? यस सर। अब देखो यहां पर यदि मैं बैलेंसिंग करने जाऊंगा तो 2 आ जाएगा, बताओ अब क्या चेंज आएगा इसमें, यहाँ पे कुछ चेंजेस आएगा नहीं आएगा? 6 हो जाएगा। नहीं होगा, पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में तो अभी भी नाइट्रोजन एटम 1 है, राइट? ये तो 2 मॉलिक्यूल हो गए ना, 2 मॉलिक्यूल के लिए चेंज 6 का है, हमें तो पर मॉलिक्यूल चाहिए, तो हमें सिर्फ उस नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है जो एक मॉलिक्यूल में एटम्स होंगे। इज इट ओके? ये तो 2 मॉलिक्यूल के लिए 6 हो जाएगा, हमें तो पर मॉलिक्यूल चाहिए ना, तो यहाँ पे 2 लिख भी दिया है ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट ओके? n factor is the number of electron transferred per molecule, so 2 लिखा है, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल है, तो ये सबस्क्रिप्ट में जो आएगा सिर्फ उसका मल्टीप्लाई होगा। और एग्जांपल लेते हैं हम जाते हैं केमेनो Mn2O7, K2Cr2O7 से हम जा रहे हैं CrCl3। चलो n फैक्टर बता दो, दोनों तरफ कितना होगा? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट? बोलो जल्दी, कितना होगा? 6 और 3। +6 से +3 में गए, चेंज 3 का 2 क्रोमियम एटम 6, चेंज 3 का 1 क्रोमियम एटम 3। क्लियर? Find n factor and equivalent weight of the following। चलो कुछ एग्जांपल देना, उसका n फैक्टर भी निकालना है, इक्विवेलेंट वेट भी निकालना है। Fe2 प्लस, Fe3 प्लस, N2, H2, O2, फॉस्फेट, नथिंग इज गिवन, मतलब रिएक्शन नहीं दे रखी है तुम्हें, क्लियर? सिर्फ इतना दे रखा है, इसका n फैक्टर बताना है हमें। डेफिनेटली इफ नथिंग इज गिवन, हम एज्यूम ये करेंगे कि ये आयरन Fe2 प्लस में आया होगा, यहाँ पे आयरन Fe3 प्लस में आया होगा। एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है Fe2 प्लस Fe3 प्लस, उसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, बट कुछ नहीं दिया है तो फिर जनरल लेंगे हम, n फैक्टर 2, 3। अब नाइट्रोजन की यदि हम बात करें, जनरली इसकी वैलेंसी होती है 3, जनरली, अगेन बहुत एक्सेप्शंस भी पॉसिबल हैं, +5 में भी जा सकता है, बट जनरलाइजेशन की बात करेंगे तो इसकी वैलेंसी 3, 2 नाइट्रोजन है, सो 6, नाइट्रोजन 0 से -3 में जाता है इन जनरल। H2 H प्लस में जाएगा, 2 हाइड्रोजन है पर मॉलिक्यूल, 2, 4, 3। ऑक्सीजन का 4 क्यों लिखा है? ऑक्सीजन जनरली 0 से -2 में जाता है, ऑक्साइड बनाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे एक ऑक्सीजन एटम से, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम है, 2 × 2 4। क्या इतना हमें समझ में आता है? यस सर। सो इक्विवेलेंट वेट की यदि बात करेंगे, 56/2 28, 56/3 28/6, 2/2 32/4 95/3 molar weight upon n factor। Equivalent weight will be molar weight upon n factor।
Question, find n factor. तुम्हें दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट के n फैक्टर कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे 4 रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं, चारों के n फैक्टर लिखना है तुम्हें। सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के n फैक्टर लिखने हैं तुम्हें इसमें थर्ड में। नाइट्रोजन +5 0 changes 5 into 2 10 -2 0 +2 -3 changes 1 2 नाइट्रोजन एटम, so 1 into 2 ये 2 हो गया, 2 2 1। क्या पहले दो केसेस क्लियर हैं सभी को? यश, विधि, शिवम, सार्थक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, आर्सेनिक +3 सल्फर -2, जिसका चेंज हो रहा है सिर्फ लिख रहा हूं ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का चेंज नहीं हो रहा है कहीं भी, तो नहीं लिख रहा हूं मैं। +5 +6 +2। देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, मैं इसको लास्ट में बताता हूँ। HNO3 +5 से +2 3 का चेंज, +5 से +3 बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे 2 का चेंज, +6 से -2 8 का चेंज, +2 से +5 3 का चेंज। इस केस में आर्सेनिक इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन +3 to +5, सल्फर इज आल्सो लूजिंग इलेक्ट्रॉन -2 to +6। एक आर्सेनिक ने लूज किए 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 आर्सेनिक एटम, प्लस सल्फर ने लूज किए -2 से +6 8 इलेक्ट्रॉन, 3 सल्फर एटम into 3, तो ये हो गया 28। So arsenic is losing 4 electrons, sulfur is losing 8 into 3 24 electrons, total 28 electron loss। आया समझ में? इसका n फैक्टर 28 होगा।
दो एटम है एक कंपाउंड में, दोनों एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस पर मॉलिक्यूल। सायमा, इज दैट ओके? सर तो अगर 8 into 3 lose वाला कर- फिर से बता दीजिए ना। तो -2 से +6 कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं? यस सर, अब क्लियर है। 8 electron into 3 sulfur atom. 1 sulfur atom is losing 8. 3 sulfur atom is losing 8 into 3. सर अगर एक गेन करता है और एक लूज करता है तो दोनों का डिफरेंस होगा ना? तो फिर उस केस में चलो एक एग्जांपल वैसा भी ले लेता हूं मैं। एक गेन कर रहा है, एक लूज कर रहा है। Mn2O7 MnO2 plus O2 +7 -2 +4 0। अब देखो यहां पर Mn +7 से +4 गेन कर रहा है, -2 to 0, सम ऑक्सीजन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो कुछ लॉस है, कुछ गेन है। अब देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुए। इसमें थोड़ा सा हमें ट्रिकी वे में जाना पड़ेगा, शायद रिएक्शन को बैलेंस करना पड़े। 2 Mn 2 Mn 7 ऑक्सीजन 4 3/2 ऑक्सीजन। क्लियर? अब यदि हम देखेंगे तो यहां पर ऑक्सीजन 7 में से 4 ऑक्सीजन तो -2 में ही है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है, बट 3 ऑक्सीजन का चेंज है -2 से 0। सो 3 ऑक्सीजन एटम -2 से 0, 6 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। अब इसने 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, तो Mn ने भी 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो सेम ही रहते हैं। सो Mn +7 से +4 आया, इसके लिए 3 का चेंज, 3 into 2, सो 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये 6 लूज कर रहा है। इस केस में हम आ जाएंगे n फैक्टर 6 इसका। क्लियर? सो हमें देखना है पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। कुछ ऑक्सीजन उसी फॉर्म में, कुछ ऑक्सीजन का चेंज होगा। तो थोड़ा सा ट्रिकी केस हो गया। वैसे तो मैं अलग अलग केसेस डिस्कस करूंगा ये सारे। क्लियर? और एक होगा डिसप्रोपोर्शनेशन वाला केस, जिसमें सेम एलिमेंट के एटम इलेक्ट्रॉन गेन भी करेंगे, लूज भी करेंगे। वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर क्या यहां तक क्लियर है सभी को? सर ये लास्ट वाला नहीं समझा। हाँ सर। वेट करो थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर के लिए, मतलब मैं स्पेसिफिक केस बताऊंगा अलग अलग, तब इसको थोड़ा सा अच्छे से बता पाऊंगा फिर। क्लियर? अभी के लिए इसको वेट कर लो। ठीक है, चलो आज का सेशन फिर एंड करते हैं। हम यहाँ पर होमवर्क ऑलरेडी तुम्हें वो मैं भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ व्हाट्सएप पर। संडे टेस्ट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी।